तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी सखियां। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघर से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, गीता, रामदेई और चंद्रकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावा से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी अभी कुंवारी थी। दोनों सूरज और चांद थे। गुलबिया और जमनी दोनों चटकीली साड़ियां पहने, गिलट के कड़े पहने चमचम करती फिर रही थी। गुलबिया नव यौवना थी, जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। महाराजन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सितो तुम्हारी भावच कहाँ है, दिखाई नहीं देती, क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेव ने मुस्कुराकर कहा, पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नजर ना लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होगी आज, देखो अभी के चिल्लाती हूँ। ये कहकर वो चंद्रमा के कमरे में पहुंची। वो एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी दरवाजे की तरफ टकटकई लगाई हुई थी। उसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, अरे यहाँ क्या पड़ी हो, अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं, सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं ना बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी ना, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा, तो ये उनका इंतजार हो रहा है, ये कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई थी, शायद अपना आएंगे। इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननंद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जोट रही है, इसलिए ये भेष रचा है। कमला, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी आप आएंगे। सेवती, इनकी तो बात ही निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे पर मुंह से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे मुंह बात ना करो, तो वे तुम्हारा सब तरह से आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। लेकिन ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया है, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में खुश होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सामने अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे, मतलब ये कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। पंखा झेलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि पांव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुंह से निकली नहीं कि पूरी हुई। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे ना, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों मेरी कोख में थी, इसीलिए मैं ना आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई थी। सेवती, झूठे हैं, बात ये हुई थी कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी काम से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खा कर गए हैं, पान बना के दिया। मैं पान लेकर गई, चारपाई पर लेटे हुए थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़ कर कहने लगे, एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ा कर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात, वही तो मैं कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होंगी। लेकिन नहीं, अपना ही हट किए जाने। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा।
मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। ना जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सच नहीं मानती। सेवती, देखो भाभी, देर ना करो। गुलबिया, तनिक इतनी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास गई। रुक्मणी, तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है। उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिन में वो समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ। उससे भागने लगता है। और कुरु पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे तो हीरे की खान मिल गई। उसके हृदय में ऐसी धुक धुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खटा पड़ा तो ये मुझसे नफरत करने लगेगी। चंद्रकुंवर, दूल्हा तो सबसे अच्छा वो जो मुंह से बात निकालते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात ना चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से मतलब है, दूल्हा कैसा भी हो। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्र आभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी। रामदेव, आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाती हुई आई, भैया आए, भैया आए, उनके संग जीजा भी आए हैं। रानी, राधाचरण आए हैं क्या? सेवती, हाँ, चलो तनिक भाभी को संदेशा दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी, उसी बड़े कमरे में। जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया। ये कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। सित्तो, अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी? ये कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला ले। सेवती, हाँ, मदाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक आने की आवाज सुनाई दी और राधाचरण आते दिखाई दिए। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सित्तो, एक सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, अब मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? ये कहकर वो वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल जाते हो। राधाचरण ने उसे गले से लगाकर कहा, तभी तो सैकड़ों कोस से पैदल आ रहा हूं। कहानी सखियां। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।